Lord Morley described Prime Minister as primus inter pares, first among equals and keystone of cabinet arc. Sir William Warner Harcourt described Prime Minister as interstellis luna minoris, a moon among lesser stars. Hello and welcome to the Drishti Judiciary, and this session is related to Prime Minister of India. As you already know that election results have come out and it's very important to discuss the legal and judicial aspect of Prime Minister of India. नमस्कार दोस्तों, दृष्टि जुडिशरी के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि चुनावी रिजल्ट आ चुके हैं और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को डिस्कस करें, उसके जुडिशियल और लीगल एस्पेक्ट्स को डिस्कस करें। तो अब हम आते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ओर। तो आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और वो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, जिसको लीगल टर्म्स में द फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है। और वह क्यों मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर है? क्योंकि जो भारत है, जो इंडिया है, वह एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करता है। इट मीन्स कि जो यहाँ पे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के ही ऑफिस में होती है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा और प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, उनके जुडिशियल पोस्ट, उनके लीगल पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की ओर। तो आर्टिकल 74 यानी कि अनुच्छेद 74 क्या कहता है? स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल जो अनुच्छेद 74 है वो बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे जो कि हेड होंगे, जिनका नेतृत्व करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनको एड और एडवाइस कौन देगा, सलाह कौन देगा? तो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स देंगे। अब हम आते हैं आर्टिकल 75(1) अनुच्छेद 75(1). तो इसमें क्या बोला गया है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड who must have the confidence of majority in the Lok Sabha. The Council of Minister is headed by Prime Minister. तो अनुच्छेद 75(1) में इस बात को उद्धृत किया गया है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। आते हैं अगले की ओर, आर्टिकल 78 अनुच्छेद 78। तो यह क्या कहता है अनुच्छेद 78? तो इट आउटलाइंस द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो प्राइम मिनिस्टर के कर्तव्य होते हैं, प्रधानमंत्री के एक कर्तव्य क्या क्या होते हैं और उनके क्या क्या ड्यूटी हो सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में रहने के लिए, तो वो उसका उदाहरण और उसका उद्धृत हम देख सकते हैं आर्टिकल 78 में। एंड प्राइम मिनिस्टर को और क्या कहा जाता है? ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल एंड नेशनल वाटर रिसोर्सेज। तो प्राइम मिनिस्टर ये सारे भी ऑफिसेस को होल्ड करते हैं। आते हैं अब अगले की ओर, पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें हम पावर्स देखते हैं, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, डिप्लोमेटिक है, इमरजेंसी है, अपॉइंटमेंट है और फाइनेंशियल पावर्स है। तो इसके हम विभिन्न अंगों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एग्जीक्यूटिव पावर की ओर। हेड ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आपको पता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो भी सत्ता में शासन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उसके लिए जिम्मेदार प्राइम मिनिस्टर होंगे। प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग। तो जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होता है उसको प्रिसाइड कौन करता है, मतलब उसका नेतृत्व कौन करता है? तो वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में होता है। कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। तो आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे बहुत सारे कैबिनेट्स हैं। तो एक कैबिनेट दूसरे कैबिनेट में जो भी कोऑर्डिनेशन होता है वो प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में ही होता है। अब हम आते हैं अगले की ओर, जिसका है लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर जो है वो उसमें उनकी क्या क्या पावर है? तो मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। आपको पता है कि लोकसभा और राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा इज अपर हाउस और लोकसभा विच मीन्स लोअर हाउस। और इसका और भी क्या लेजिस्लेटिव पावर्स है? पार्टिसिपेट इन प्रोसीजिंग ऑफ ईदर हाउस। मतलब जो अगर वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को होल्ड करते हैं तो किसी के भी प्रोसीजिंग्स में, किसी के भी कार्यकाल में वो जा सकते हैं। और उनका एक और भी कार्य है जो कि है एडवाइसेस द प्रेसिडेंट ऑन द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट सेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो जो राष्ट्रपति हैं उनको एडवाइस करते हैं कि इस समय पार्लियामेंट को एडजर्न कर देना है, समन कर देना है, प्रोरोगेशन करता है। इसके रिलेटेड जो भी एडवाइसेस हैं, जो भी सलाह है, वह प्रेसिडेंट को प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं।
अब हम आते हैं अगले की ओर, डिप्लोमेटिक पावर। तो डिप्लोमेटिक पावर क्या रिप्रेजेंट करता है? तो डिप्लोमेटिक पावर की वजह से अगर प्राइम मिनिस्टर की डिप्लोमेटिक पावर्स हैं तो वो इंटरनेशनल एरेना में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंट्स इंडिया इन द इंटरनेशनल एरेना, कंडक्ट्स नेगोशिएशन विद द फॉरेन कंट्री, मतलब जो भी नेगोशिएशन होते हैं, जैसे कि बहुत सारे हम फॉरेन पॉलिसीज भी लेके आते हैं, जैसे कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, लुकिस्ट पॉलिसी, एक्टिस्ट पॉलिसीज, तो उसके नेतृत्वकर्ता कौन होंगे? तो उसके नेतृत्वकर्ता जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। रिसीव्स फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड डिग्निटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। तो हम आप देखते हैं कि रिसेंटली G20 समिट हुआ था इंडिया में, और भी तरह तरह के प्राइम मिनिस्टर डिफरेंट कंट्रीज से आते रहते हैं, तो उनको हम अक्सर देखते हैं कि रिसीव करने हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, तो ये भी उनके डिप्लोमेटिक पावर्स में से एक है। अब हम आते हैं इमरजेंसी पावर की ओर। तो इमरजेंसी पावर क्या है? एडवाइसेस द प्रेसिडेंट इन द टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द मेजर्स टू टेकन टू प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि इमरजेंसी के कुछ क्राइटेरिया है कि यदि कोई आपदा आ जाती है, देश के सिक्योरिटी पे कोई आपदा आती है, तो उस समय नेशनल इमरजेंसी का ऐलान होता है, और वह कौन ऐलान करता है? तो प्रेसिडेंट करते हैं। तो उस ऐलान करने के लिए कौन एडवाइस देता है? इट मीन्स कि सलाह कौन देता है? तो वह प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। अब हम आते हैं अपॉइंटमेंट पावर्स, कि इनके पास कौन कौन से अपॉइंटमेंट, इट मीन्स की नियुक्ति की कौन कौन सी शक्तियां इनके पास हैं। The Prime Minister and the Council of Ministers advises the President with respect to the appointment to the higher judiciary and key administrative posts such as the Governor, Chief Election Commissioner, Comptroller and Auditor General and the Attorney General of India. तो इन सारे जो ऑफिसेज हैं, जैसे कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, कैग है, गवर्नर्स है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो इसको अपॉइंट किया जाता है। इट मीन्स कि इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन एडवाइस कौन करता है? सलाह कौन देता है कि इस व्यक्ति का यहाँ पे होना अनिवार्य है या इस व्यक्ति को हमें नियुक्त करना चाहिए? तो इसको एडवाइस जो देते हैं प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं। तो इस तरह से उनके पास एक इनडायरेक्टली अपॉइंटमेंट पावर्स भी है। अब हम आते हैं फाइनेंशियल पावर की ओर। रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि नीति आयोग के जो हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही हैं। नीति आयोग जो थिंक टैंक है, जो डिफरेंट जो भारत के आयाम हैं उस पे वो नीति आयोग थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, एडवाइस करते हैं, आगे के रोड मैप को दिखाते हैं। तो इस तरीके की जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो भी मैनेजमेंट होते हैं उसके जो हेड होते हैं, ओवरऑल जो उसका मैनेजमेंट होता है या किसी भी तरीके की कोई पॉलिसीज लानी है, तो उन सब का जो देख रेख की जिम्मेदारी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हिज हर गवर्नमेंट प्रेजेंट्स द एनुअल बजट टू द पार्लियामेंट एंश्योर इट इज द पास्ट। तो आपको पता है कि जो पार्लियामेंट में जो बजट पेश होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट किसकी होती है? तो विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है, तो उन्हीं के गवर्नमेंट में बजट सेशन भी होता है और उसमें बजट भी प्रेजेंट किया जाता है। अब हम आते हैं हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ पीएम पावर्स थ्रू जजमेंट। तो जजमेंट के थ्रू पीएम के पावर्स को कैसे इवोल्यूशन हुआ है, वो कैसे समय समय पर बदला है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, अब हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में ये केस आया था, और इस केस में क्या असर्ट हुआ था? दिस केस asserted that unlike Article 163 and Article 74 does not provide for President to act at his discretion, making the President's role largely ceremonial with the real executive powers vested in the Council of Ministers led by the Prime Minister. तो शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में यह एक हम कंक्लूजन और निष्कर्ष की ओर पहुंचते हैं कि आप देखते हैं कि आर्टिकल 74 है, आर्टिकल 163 है, जिसमें प्रेसिडेंट के पास अपॉइंटमेंट का पावर्स तो है कि वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे, लेकिन कभी भी यह ऐसा नहीं हो सकता कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ना रहें तो उनकी जगह पर प्रेसिडेंट उनकी जगह पे कार्य करे। ऐसा नहीं होता है। इट मीन्स कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो अलग है और उनके जो भी कार्य हैं वो सेरेमोनियल है, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर है, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वह प्राइम मिनिस्टर के ही पास है। तो यह एक केस है। अब हम आते हैं राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 1955 में केस था। इस केस में क्या एस्टैब्लिश हुआ था? दिस केस एस्टैब्लिशेस that the executive power of the union is vested in the president, exercised by him directly or through officers subordinate to him.
बट द रियल डिसीजन मेकिंग पावर लाइज विद द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यह केस भी उसी से लगभग मिलता जुलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब कोई भी डिसीजन होता है या कोई भी हम बाहर किसी भी तरह का हम कोई भी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं या किसी तरह का एमयूओ साइन करते हैं या कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन करते हैं तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है। लेकिन अगर उसके कर्ता को हम समझेंगे तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। तो यह भी उससे रिलेटेड ही है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास है, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के पास है, विच इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पर यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का रोल है वो अलग है, मतलब उनके ऑफिस के नाम पे किया जाता है पर उसको इम्प्लीमेंट जो करते हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस करते हैं। अब हम आते हैं इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 केस। इस केस में क्या वैलिडेट किया गया था? तो द एससी कोर्ट विच इज द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड अ प्रोविजन ऑफ 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 which kept the election dispute involving the prime minister and speaker of Lok Sabha outside the jurisdiction of all courts। तो इसमें क्या कहा गया था कि इसमें इनवैलिडेट कर दिया गया था। इट मीन्स कि जो प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो ऑफिस है वह कभी भी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ सकता था। तो इस प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया गया था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 केस में। अब हम आते हैं अगले की ओर विच इज पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1998। इस केस में क्या डेवलपमेंट हुआ था? दिस केस इन्वॉल्व्ड अ ब्राइबरी केस इन्वॉल्व्ड some MPs taking bribes to vote against no confidence motion against PV Narasimha Rao government. The case interpreted Article 105(2) and 194(2) of the Constitution, which provides immunity to the Parliament and state legislative members from the criminal prosecution from their speeches or votes in the House. तो इसमें एक केस आया था जिसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने मत कुछ और था, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो उन्होंने किसी और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को सपोर्ट किया था। तो इसमें ये एक नियम है कि जब प्राइम मिनिस्टर के या कोई भी एमपी या कोई भी एमएलए जब कार्य चल रहा हो, इट मीन्स कि जब सेशन ओपन है उस दौरान वह कुछ भी बोलेंगे तो उन पे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन यदि वह किसी भी पार्टी को छोड़ के अगर विश्वासघात करेंगे या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करेंगे तो उस केस में वो क्रिमिनल प्रोसीजिंग होगा। अब हम आते हैं अगले की ओर। तो यह कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन और निष्कर्ष इससे हम क्या निकालते हैं? द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेंट्रल टू द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लीगल इंटरप्रिटेशन, landmark judgment and role of power of prime minister have defined and refined, ensuring a balance between authority and accountability। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर की एक अहम भूमिका होती है और वह जितने उनका पोस्ट महत्वपूर्ण है और वह एक अथॉरिटी दर्शाता है कि रियल जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव पावर के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी है। इट मीन्स कि जो भी वो ऑफिस के द्वारा डिसीजन लेते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उनको इंश्योर करनी पड़ेगी। तो इस तरीके के डिफरेंट लीगल इंटरप्रिटेशंस आए, डिफरेंट जजमेंट्स आए, केसेस आए, लेकिन इन सारे केसेस का अगर हम निचोड़ निकालेंगे तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अगर हम पावर्स को कंपैरिजन करेंगे तो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो सेरेमोनियल है मोर ऑफ, लेकिन जो रियल पावर होता है, जो फंक्शनिंग पावर होता है, एक्सरसाइजिंग पावर होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है, वो प्राइम मिनिस्टर के ही ऑफिस में होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू।